खबर चंपावत से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनपद चंपावत के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने टनकपुर स्थित उपजिला चिकित्सालय से अत्याधुनिक ACLS एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिससे क्षेत्र में गंभीर मरीजों को आपात स्थिति में त्वरित और उन्नत चिकित्सा सहायता मिल सकेगी। इस अवसर पर उन्होंने अस्पताल में आधुनिक मशीन का लोकार्पण भी किया, जिससे अब मोतियाबिंद सहित विभिन्न नेत्र रोगों का इलाज स्थानीय स्तर पर ही आधुनिक तकनीक से संभव हो सकेगा और मरीजों को अन्य जिलों में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये ACLS एम्बुलेंस बहल पेपर मिल्स लिमिटेड काशीपुर द्वारा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत उपलब्ध कराई गई है, जिसमें जीवन रक्षक आधुनिक उपकरण लगाए गए हैं। यहाँ पर टनकपुर में जो भी आवश्यकता है यहाँ के लिए ज़रूरी है, चाहे ट्रामा सेंटर है या अन्य स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो अन्य चीज़ें हैं उन सभी को आगे बढ़ाया जाएगा, उन सभी को किया जाएगा। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि यहाँ पर हम ठोस काम करेंगे और ठोस काम लगातार कर रहे हैं। आने वाले समय में वो और दिखाई देंगे, कुछ दिखाई देने लगे हैं, इसकी शुरुआत हो चुकी है। आप सबके सहयोग से इस काम को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर से खबर है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टनकपुर स्थित मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में आयोजित मुख्य सेवक संवाद कार्यक्रम में क्षेत्र की माताओं, वरिष्ठ जनों, जनप्रतिनिधियों, पूर्व गृहिणी, मेला समिति, व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों और आम नागरिकों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य जनता से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र के विकास, जन सुविधाओं के विस्तार और विभिन्न जन समस्याओं पर विस्तार से चर्चा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्राप्त शिकायतों, मांगों और सुझावों पर गंभीरता से काम कर उनका शीघ्र समाधान किया जाए। मुख्यमंत्री ने चंपावत जिले के लिए टनकपुर अस्पताल के महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि यहां टनकपुर और आसपास के क्षेत्रों के साथ साथ पड़ोसी देश नेपाल से भी बड़ी संख्या में मरीज इलाज के लिए आते हैं, इसीलिए यहां स्वास्थ्य सुविधाओं को लगातार मजबूत किया जा रहा है। तो सरकार का उद्देश्य जनता से सीधे संवाद करना है, उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है, ऐसा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सेवक संवाद कार्यक्रम के दौरान कहा। इस दौरान उन्होंने कई जन समस्याओं को भी सुना और साथ ही साथ कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य और सरकार का उद्देश्य जनता की जितनी समस्या है उनका त्वरित समाधान करना सुनिश्चित करना है। तो टनकपुर का जो चिकित्सालय है बहुत ही ऐसे स्थान पर है जहाँ पर पूरे टनकपुर आसपास चंपावत तक के लोगों का, बनबसा के लोगों का आना और साथ में हमारे पड़ोसी देश नेपाल से भी बहुत लोग यहाँ अपने इलाज के लिए आते हैं और हमारी पड़ोसियों को भी यहाँ इलाज मिलता है। तो उस दृष्टि से ये अस्पताल काफ़ी इसके अहमियत है और इसमें सभी सुविधाएं होनी चाहिए। उसको लेकर अल्ट्रासाउंड मशीन है, यहाँ पर डायलिसिस मशीन है, आँखों की मशीनें हैं, आँखों के ऑपरेशन भी यहाँ पर होने लगे हैं, डायलिसिस भी होने लग गई है। तो पहले के समय में अभी यहाँ पर एक भी मशीन नहीं होने के कारण से लोगों को हल्द्वानी या रुद्रपुर या जहाँ भी यहाँ से बाहर 2-3 घंटे की दूरी तय करके अपना डायलिसिस करवाते थे। अब उनको यहीं पर सब सुविधाएं मिलने लगी है। अभी एक मशीन लगी है, बहुत जल्दी वहाँ पर दूसरी मशीन भी लग जाएगी। इसी प्रकार से आँखों के ऑपरेशन भी होने लगे हैं, मोतियाबिंद के ऑपरेशन, दूसरे ऑपरेशन, उनको सुविधाएँ मिलने लगी हैं। अन्य सुविधाएँ भी यहाँ पर हों, यहाँ का चिकित्सालय एक अच्छा चिकित्सालय बने, उसके लिए सभी स्तर पर प्रयास जारी है, जिससे कि यहाँ के लोगों को, आसपास के लोगों को और बड़ी संख्या में जो लोग पूरे हमारे यहाँ पर देश भर के माँ पूर्णागिरी के दर्शन करने आते हैं और माँ पूर्णागिरी के दर्शन के साथ साथ शारदा मैया का भी दर्शन करते हैं।
उत्तरकाशी जिले में चारधाम यात्रा 2026 के शुभारंभ से पहले स्वच्छता अभियान शुरू किया गया है। जिलाधिकारी प्रशांत आर्य की पहल पर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के सभी यात्रा पड़ाव और कस्बे, बाजार और राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारों से पुराने प्लास्टिक और पॉलिथीन कूड़े का संग्रहण और निस्तारण किया जाएगा। पर्यावरण विशेषज्ञ स्वजल प्रताप मटूडा द्वारा बताया गया कि कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु स्वजल विभाग को नोडल बनाया गया है। स्वच्छता के स्तर को बनाए रखने हेतु दोनों धामों में स्वच्छता से संबंधित शिकायतों के निराकरण हेतु स्वच्छता कंट्रोल रूम भी स्थापित किया जाएगा। तो चारधाम यात्रा से पहले स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। स्वच्छता अभियान के तहत रास्ते में जो भी कूड़ा या फिर प्लास्टिक के सामान है उन्हें फेंका जा रहा है, उन्हें हटाया जा रहा है राष्ट्रीय मार्गों से। और इसी के साथ लोगों से भी अपील की जा रही है कि वे इस तरह की गंदगी पहाड़ों पर ना फेंकें और पहाड़ को जो है साफ सुथरा रखें। तो चारधाम यात्रा से पहले स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की सफाई की जा रही है। इसमें युवा वर्ग के लोग भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। साथ ही साथ लोगों से अपील की जा रही है कि वो भी पहाड़ों को जो है साफ रखने में सरकार की सहायता करें। उत्तराखंड के मसूरी से खबर है, जहां मसूरी की खूबसूरत वादियों में भारतीय क्रिकेटर कुलदीप यादव और वंशिका की शाही शादी का आयोजन किया जा रहा है। इस बीच शादी समारोह की तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिनमें टीम इंडिया के स्पिनर यजुवेंद्र चहल और युवा बल्लेबाज रिंकू सिंह भी नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में चहल और रिंकू सिंह शादी के जश्न में शामिल होकर दूल्हे कुलदीप यादव के साथ खुशियां मनाते दिखाई दे रहे हैं। मसूरी में हो रहे इस भव्य समारोह में क्रिकेट जगत से जुड़े कई खिलाड़ी और खास मेहमान शामिल हुए हैं। शादी समारोह को लेकर क्रिकेट फैंस में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। तो मसूरी में क्रिकेटर कुलदीप यादव की शाही शादी हो रही है, जहां पर टीम इंडिया के कई जो क्रिकेटर हैं पहुंचे हैं और शादी समारोह में शामिल होकर उत्साहपूर्वक जो है शादी समारोह में शामिल हुए हैं। मसूरी की खूबसूरत वादियों में ये शादी हो रही है। देहरादून से खबर है, जहां उत्तराखंड विधानसभा के हाल ही में संपन्न हुए बजट सत्र को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। देहरादून में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि पिछले 4 वर्षों में विधानसभा सत्र की अवधि सीमित रखी गई है, जिससे प्रदेश से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सदन में पर्याप्त चर्चा नहीं हो पाई है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठकों में लगातार सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग की गई थी, ताकि विधायक अपने अपने क्षेत्रों से जुड़े सवालों को सदन में उठा सके। उनका कहना है कि कई महत्वपूर्ण विषयों पिछले सत्रों से लंबित हैं, लेकिन उन पर चर्चा नहीं हो सकी है। उन्होंने ये भी कहा कि कई बार विपक्ष की ओर से उठाए गए प्रश्नों को नियमों के तहत स्वीकार नहीं किया गया, जिससे सदन में गतिरोध की स्थिति बनी रही। साथ ही उन्होंने प्रदेश में भ्रष्टाचार और जमीन से जुड़े कुछ मामलों को लेकर भी सरकार से स्पष्ट जवाब देने की मांग की है। इन 4 सालों में और सत्र अवधि सीमित, 9 सत्र 32 दिन, और हमारी गुहार के लिए हमारे सभी कार्यमंत्रणा समिति के सदस्य माननीय पीतर सिंह जी और मैं, हमने कार्यमंत्रणा समिति की बैठकों में लगातार बल दिया कि सत्र अवधि को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि सत्र कम होगा तो प्रदेश के विभिन्न मुद्दे हैं, जो सवाल हैं, सत्रावधि कम होने की वजह से सवाल अधूरे रह जाते हैं। और इस 10वें सत्र में भी प्रारंभ होने जा रहा था, हमने माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन किया, अनुरोध किया और पत्र के माध्यम से भी कहा कि सत्रावधि कम से कम 21 दिन कर दीजिए, और इसमें 3 दिन 3 सोमवार जो पूर्व से नियत हैं, निर्धारित हैं, सोमवार भी शामिल करिए, जिससे कि 40 महत्वपूर्ण विभाग पर पिछले 9 सत्रों में कभी चर्चा ही नहीं हुई, वो सवाल हमेशा अनसुलझे रहे। लेकिन सरकार बचती है, सरकार के पास कोई जवाब नहीं है उन सवालों का।
4 सालों का जवाब सरकार। खटीमा से खबर है, जहां बजट सत्र के बाद अपने विधानसभा क्षेत्र पहुंचे विधायक भुवन चंद्र कापड़ी का कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने जोरदार स्वागत किया। समर्थकों ने फूल माला और नारों के साथ उनका अभिनंदन किया। बजट सत्र के दौरान विधायक कापड़ी ने किसानों, बेरोजगार युवाओं और आम जनता से जुड़े मुद्दों को विधानसभा में मजबूती से उठाया और क्षेत्र के विकास, रोजगार व जनहित से जुड़ी योजनाओं को लेकर सरकार से ठोस कदम उठाने की मांग की थी। खटीमा पहुंचने पर उन्होंने कहा कि जनता का स्नेह और विश्वास ही उन्हें जनहित के लिए संघर्ष करने की ताकत देता है और वह आगे भी किसानों, युवाओं व आम लोगों की आवाज सदन से लेकर सड़क तक उठाते रहेंगे। उनके स्वागत से क्षेत्र में उत्साह का माहौल देखने को मिला। तो जनहित के लिए संघर्ष जारी रखने पर उन्होंने भरोसा जताया। रघुलिया, बनगवा, मेला घाट, बनमोहलिया, सिसैया, बकुलिया और पचौरिया, नई बस्ती घोड़ाबाग, नई बस्ती श्रीपुर बिछुआ, गिधौर, जो गांव भी जहां लोग वर्षों से बैठे हैं और जमीन उनके नाम पर नहीं है, सरकार से हमने मांग करी कि उसे उन्हें भूमिधरी अधिकार दें। इसके अलावा जो प्रदेश के युवा रोजगार कर रहे हैं, चाहे वो आउटसोर्स से हैं, चाहे वो उपनल से हैं, चाहे वो अतिथि शिक्षक हैं, चाहे वो मनरेगा कर्मचारी हैं, चाहे वो ऊर्जा के कर्मचारी हैं, जो वर्षों से नौकरी कर रहे हैं लेकिन उनकी नौकरी सुरक्षित नहीं है, किस दिन वो निकाल दिए जाएंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं है। उस पर जो है कि हमने सरकार से कहा कि एक ठोस जो है रोजगार सुरक्षा नीति बननी चाहिए, जिससे कि जिस व्यक्ति का रोजगार लग गया है उसे सुरक्षित कर लिया जाए। पुलिस ग्रेड पे में जो हमारे पुलिस के सिपाही थे, जिनका ग्रेड पे 2200 से 4400 होना था, 10 साल में जो है कि 2200 20 साल में 4400 होना चाहिए था, उसे 2800 किया। उनके वेतन भत्ते की बात करी कि पुलिस के जो सिपाही है उनका वेतन जो आपका वर्दी भत्ता है वो भी बढ़ाया जाना चाहिए। इसके अलावा जो हमारे किसान है, किसान जो परेशान है, किसान की फसल नहीं बिक रही है, किसान को खाद नहीं। उत्तराखंड के मसूरी में शहीद भगत सिंह चौक स्थित श्री राधा कृष्ण मंदिर सभागार में गूंज संस्था की ओर से महिला सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 20 कीर्तन मंडली की महिलाओं को शॉल और पुष्प गुच्छ भेंट कर सम्मानित किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत उपस्थित रहे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज के दौर में महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी भागीदारी निभा रही हैं और देश की तरक्की में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने राज्य आंदोलन में महिलाओं की भूमिका पर भी विस्तार से प्रकाश डाला। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी हैं। डॉक्टर हरक सिंह रावत ने बताया कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और इसी क्रम में इस पखवाड़े के रूप में भी इसे मनाया जा रहा है। आज ये कोई पॉलिटिकल, पहली बात तो पॉलिटिकल मैं इसको नहीं कहूँगी, ये एक सामाजिक कार्यक्रम था और मुझे लगता है आज समाज में महिलाओं को किसी महिला व्यक्ति की ज़रूरत है कि जो उनकी आवाज़ को उठा सके, जो बुलंद तरीके से उनकी बात को आगे रख सके। तो आज इस चीज़ की कमी है कहीं ना कहीं और मेरी खुशकिस्मती है या मेरा सौभाग्य है कि लोग मुझे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं और स्नेह करते हैं। तो आज लोगों ने बढ़ चढ़ करके अपनी हिस्सेदारी निभाई। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ अपनी महिलाओं का, अपनी मातृशक्ति का, क्योंकि देखिए मैं खुद एक महिला हूँ और महिलाओं का संघर्ष बहुत बड़ा होता है और उसी संघर्ष के साथ साथ मैं समझती हूँ कि महिलाएं जब घर छोड़ करके, अपने बच्चे छोड़ के, अपने परिवार छोड़कर जब घर से निकलती हैं तो उनको वो सम्मान और वो इज्जत और वो सामाजिक जो उनका एक नेतृत्व करने की जो क्षमता है वो उनको मिलना चाहिए और सभी को साथ में मिलकर काम करना चाहिए। ये बात को मेरे को गंभीरता से नहीं लेता। वो तो कितने बार का मंत्री, अभी बनाना मंत्री, धामी के समय बनाना मंत्री। हरक सिंह तो कल्याण सिंह के साथ मंत्री था, मायावती के साथ मंत्री था। हरक सिंह 27 साल की उम्र में मंत्री बन गया, तो बुढ़ापे में बना मंत्री। हरक सिंह 6 बार का विधायक और 4 विधानसभा से, और कोई ये भी नहीं कर सकता कि मैं एक विधानसभा से एक ही बार जीता हूँ। पौड़ी से यूपी में 2 बार विधायक हूँ। से मेरा घर नहीं है, श्रीनगर घर है मेरा, फिर ब्लॉक में 2 बार मैंने भारत सिंह राव जी को, इतने सीनियर नेता दिलीप राव के पिताजी को जो 5 बार के यूपी में विधायक रहे, उनको मैंने से 2 बार और 10 दिन में हराया। पहले से तय नहीं था। मैंने मातृ सिंह टंडेर अपने साड़ू भाई को रुद्रप्रयाग में, जो कि वहां के बहुत गंभीर और बड़े नेता थे, उनको कोई नहीं हरा सकता। 36वीं वाहिनी आईटीबीपी परिसर में फिट इंडिया अभियान के तहत संडे ऑन साइकिलिंग के तहत रन एंड वॉक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कमांडेंट संजय कुमार के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में वाहिनी के हिमवीर पदाधिकारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए इस
के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई। कार्यक्रम का उद्देश्य जवानों को शारीरिक रूप से फिट और स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करना और प्रत्येक रविवार को मोटरसाइकिल या अन्य वाहनों के स्थान पर साइकिल चलाने या पैदल चलने की आदत को बढ़ावा देना है। इसके माध्यम से स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण के प्रति भी जागरूकता का संदेश दिया गया। इस अवसर पर द्वितीय कमान सूबे सिंह, सहायक सेनानी मनमोहन सिंह, डॉक्टर एम फिलिप गंगटे, अंकुर सहित 36वीं वाहिनी के अन्य हिमवीर पदाधिकारी भी उपस्थित रहे और कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी निभाई। जनपद टिहरी से खबर है, जहां 14 मार्च को एसडीआरएफ की उत्तराखंड की टीम ढालवाला ने जनपद टिहरी गढ़वाल स्थित राजकीय इंटर कॉलेज की पावकी देवी में आपदा प्रबंधन पर एक जन जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों और शिक्षकों को आपदा के समय अपनाई जाने वाली सावधानियों, प्राथमिक उपचार, सीपीआर, ब्लड कंट्रोल और घायल व्यक्तियों को सुरक्षित उठाने एवं ले जाने की तकनीकों के बारे में जानकारी प्रदान करना था। इस दौरान एसडीआरएफ टीम ने रिवर क्रॉसिंग की तकनीक के माध्यम से भी प्रदर्शित की और रेस्क्यू कार्यों में उपयोग होने वाले आधुनिक उपकरणों के बारे में छात्रों को बताया। लगभग 100 छात्र छात्राओं और 21 अध्यापकों ने बड़े उत्साह और रुचि के साथ इस प्रशिक्षण को सीखा। खबर देहरादून से है, जहां कृषि मंत्री गणेश जोशी ने आज अपने शासकीय आवास पर परिवार के साथ उत्तराखंड के लोक पर्व फूलदेई को हर्षोल्लास और पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ मनाया। इस दौरान पारंपरिक परिधान पहनकर पहुंचे पर्वतीय संस्कृति संरक्षण समिति और कुर्माचल संस्कृति एवं कल्याण परिषद के बच्चों ने कृषि मंत्री गणेश जोशी के आवास की देहरी पर फूल और चावल अर्पित कर घर के परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। आपको बता दें कि बच्चों ने फूल देई, क्षमा देई, जतुके दिलाया उतके सही जैसे पारंपरिक लोकगीत गाकर पर्व की खुशियों को और भी बढ़ाया। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने बच्चों का स्नेह स्वागत करते हुए उन्हें उपहार भेंट किए और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने प्रदेशवासियों को लोक पर्व फूलदेई की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उत्तराखंड की समृद्ध लोक परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत का ये पर्व प्रकृति, खुशहाली और नई ऊर्जा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि बसंत ऋतु के आगमन पर मनाया जाने वाला ये पर्व हमारे समाज में प्रेम, सौहार्द और समृद्धि का संदेश देता है। जनपद में घरेलू गैस सिलेंडरों की आपूर्ति को अधिक सुव्यवस्थित और सुचारू बनाने के लिए जिला प्रशासन ने नई व्यवस्था लागू की है। इसके तहत अब उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर लेने के लिए एजेंसियों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि निर्धारित डिलीवरी पॉइंट और डोर टू डोर प्रणाली के माध्यम से सिलेंडर सीधे घर तक पहुंचाए जाएंगे। इसी क्रम में रविवार को ग्राम सभा चौड़ी राय में डोर टू डोर व्यवस्था के तहत 70 गैस सिलेंडरों की आपूर्ति की गई। पूर्व ग्राम प्रधान जितेंद्र राय ने बताया कि गांव में घर घर जाकर गैस सिलेंडरों की डिलीवरी की गई है, जिससे ग्रामीणों को काफी राहत मिलेगी। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने बताया कि गैस बुकिंग की ऑनलाइन प्रक्रिया, डीएसपी और ओटीपी सत्यापन के दौरान अधिक कॉल आने से कई उपभोक्ताओं को एजेंसियों तक आना पड़ता है, जिससे वहां भीड़ बढ़ जाती है। इसे देखते हुए प्रशासन ने सभी गैस एजेंसियों को निर्देश दिए हैं कि घरेलू गैस सिलेंडरों का वितरण डिलीवरी पॉइंट और डोर टू डोर व्यवस्था के माध्यम से ही किया जाए। उन्होंने लोगों से अपील की है कि एजेंसियों में अनावश्यक भीड़ ना लगाएं और ना ही व्यवस्था का लाभ उठाएं। सभा चौड़ी राय में जिलाधिकारी महोदय के आदेश पर डोर टू डोर होम डिलीवरी की गई, जिसमें 70 गैस कनेक्शन धारकों को गैस मिली है, जिससे सभी कनेक्शन धारकों में राहत मिली है और आगे भी उनका यह आदेश है कि आने वाले समय में भी जिनको गैस नहीं मिली है उनकी भी पूर्ति। खबर रुद्रपुर से है, जहां उत्तराखंड विधानसभा सत्र में बंगाली समाज को ओबीसी दर्जा देने की मांग को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। बंगाली युवा नेता सुब्रत कुमार विश्वास ने गदरपुर विधायक अरविंद पांडे पर बंगाली समाज को गुमराह करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि वर्ष 2018 में बंगला भाषा लागू कराने का वादा किया गया था, लेकिन 2026 भी बंगाली समाज को उसका वास्तविक लाभ नहीं मिल सका है।
सुब्रत कुमार विश्वास ने कहा कि विधानसभा में समाज के मुद्दों को सही दिशा देने के बजाय उन्हें आंदोलन से पीछे करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बंगाली समाज की मुख्य मांग अनुसूचित जाति का दर्जा है, जबकि ओबीसी का मुद्दा उठाकर मूल मांग से ध्यान भटकाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार सच में बंगाली समाज को ओबीसी दर्जा देना चाहती है तो इस पर तत्काल निर्णय लिया जाए, लेकिन अनुसूचित जाति आरक्षण की मांग को लेकर समाज का आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। विधायक को आपको शर्म आनी चाहिए। आपको यही नहीं मालूम कि बंगाली समाज के मौलिक अधिकार क्या है, मौलिक बातें क्या है, मौलिक मांग क्या है। आज अनुसूचित जाति से अगर हटा दिया जाएगा तो स्कॉलरशिप और कई ऐसे मामले हैं जिनके तहत बंगाली समाज को बड़ी प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा, युवाओं को झेलना पड़ेगा। आप बिना एनालाइज किए बंगाली समाज के संगठनों से, बिना सामाजिक किसी बैठक के आपने इस तरह से बात करी। शर्म आनी चाहिए अरविंद पांडे जी को। लगातार जिस प्रकार से बंगाली समाज को ठगने का काम अरविंद पांडे जैसे लोग कर रहे हैं, फर्जी वादा जो करते हैं अरविंद पांडे जैसे नेता, इन लोगों का भी बहिष्कार होना चाहिए। सिर्फ इस समय उनको इसलिए याद आ रहा है बंगाली समाज क्योंकि अभी चुनाव आने वाले हैं और बंगाली समाज का अनुसूचित जाति की मांग उनको वहां पर उठाना चाहिए विधानसभा में, मगर ओबीसी की बात उठा रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं बंगाली समाज को गर्त में ले जाने का कार्य ऐसे नेता लोग कर रहे हैं। और मैं कहता हूं अगर अरविंद पांडे जी आप थोड़ी बहुत भी सच्चे हैं तो आपने 2018 में सावरिया मार्केट में वादा किया था कि बंगाली समाज को नए सत्र में से बांग्ला भाषा के लागू किया जाए, और आज तक शिक्षा मंत्री रहने के बावजूद आप नहीं कर पाए। शर्म आना चाहिए ऐसा नेताओं को जो बंगाली समाज के। उत्तराखंड के लोहाघाट के पाटी ब्लॉक स्थित बुमवाड़ी गांव में जंगल की आग ने एक मेहनतकश किसान की मेहनत पर पानी फेर दिया। गांव के प्रगतिशील किसान तुलसी प्रकाश द्वारा बड़े क्षेत्र में की गई लेमन ग्रास की खेती जंगल की आग की चपेट में आकर पूरी तरह जलकर राख हो गई, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। बताया जा रहा है कि तुलसी प्रकाश लंबे समय से जंगल से सटे अपने खेतों में मेहनत कर आजीविका चला रहे थे और भविष्य में उद्यान विभाग की नर्सरी स्थापित कर जिले में पौधों की आपूर्ति करने की योजना भी बना रहे थे। किसान लंबे समय से खेतों की पत्थरों से घेराबाड़ की मांग भी कर रहे थे ताकि जंगली जानवर और आग जैसी घटनाओं से फसलों को सुरक्षित रखा जा सके। अब इस घटना के बाद किसान प्रशासन से मदद की उम्मीद लगा रहा है।